हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम महेश भास्कर है। आज अपन जो डिस्कस करने वाले हैं ईओआरओ का, सबसे पहले थोड़ा सा सिलेबस पर 1 मिनट बात करेंगे। उसके बाद में सारे के सारे जो अध्याय आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, बहुत सारा कन्फ्यूजन है कौन से अध्याय पढ़ने हैं, कौन से छोड़ने हैं, और ये अध्याय याद नहीं होते हैं। इस वाली क्लास से आपके 2-3 क्वेश्चन का फ़ायदा हो जाएगा। फ़ायदा ऐसे हो जाएगा कि यहाँ पे बेसिकली आपको एक साइड में अध्याय देगा, एक साइड में उसका नाम देकर पूछेगा। मैं ट्रिक के साथ आपको ये सारे के सारे अध्याय, जो टोटल 17 अध्याय दिए गए सिलेबस में, मैं सभी आपको याद करवा दूंगा। देखिए, नगर पालिका वाले जो ईओआरओ की जो भर्ती है, इसमें बेसिकली सिलेबस के 2 भाग हैं। ईओआरओ की भर्ती में सिलेबस के कितने पार्ट हैं? 2 भाग हैं। एक में जीके आएगा और दूसरे में नगर पालिका एक्ट 2009। साथ में आपको 3 रूल पढ़ने हैं और 8 योजनाएं पढ़नी है। पहला क्वेश्चन तो ये होगा, सर इन 8 योजनाओं के अलावा कुछ नहीं पढ़ना क्या? बी पार्ट में कुछ नहीं पढ़ना, 8 योजनाएं पढ़नी है। पर चूंकि ए पार्ट में करंट जीके लिखा गया है, इसलिए आपको फिर सारी 28 की 28 फ्लैगशिप योजनाएं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें पढ़नी है। 3 रूल आपके दिए हुए हैं, जिनमें से 2 2009 के, एक 1974 का रूल है। और सबसे बड़ी हेडेक ये है कि ये नगर पालिका एक्ट 2009, इसको कैसे कवर करना है, कैसे पढ़ना है, इस पे अपन बात कर लेते हैं। देखिए, नगर पालिका एक्ट 2009 है। इसमें आपको याद करना है कि टोटल धाराएं कितनी है, टोटल अध्याय कितने, टोटल अनुसूचियां कितनी है। देखिए, वैसे भी इसको पहले दिन सिलेबस से ही आपको खतरा लगने लग गया था, सही में उतने ही अध्याय हैं। तो इस नगर पालिका 2009 के एक्ट में टोटल अध्यायों की संख्या कितनी है? 17 है। 17 पर आपको पता है कि खतरा होता है, और 17 आपके चैप्टर हैं, आपको याद करने। 17 कितने हैं? अध्याय हैं। जैसे ही 17 के 17 अध्याय याद हो जाएंगे, फिर आप छक्के लगाने लग जाएंगे। इसका मतलब इसमें 6 अनुसूचियां हैं, 6 अनुसूचियां। और सही में ये 6 अनुसूचियां याद करने के लिए केवल 6 मिनट लगेंगे, आपको याद हो जाएंगी। जैसे ही 6 अनुसूचियां याद कर ली, उसके बाद तो कुछ बचता नहीं है। इसमें 3-4 ही धाराएं हैं, तो 3-4 के आगे एक 4 और लगा दो, तो इसमें धाराओं की संख्या कितनी है? धाराएं 3, 4, 4। एक क्वेश्चन तैयार हो गया। क्वेश्चन पूछेगा कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम में कितनी अनुसूचियां हैं? 6 हैं। धाराओं की संख्या कितनी है? 344 धाराएं हैं। और साथ ही साथ में चैप्टर कितने हैं? 17 है। पहले सारे के सारे चैप्टर मैं आपको याद कराता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि सिलेबस में कौन से चैप्टर आपको पढ़ने और कौन से चैप्टर आपको छोड़ने हैं। तो देखिए, अपना जो सिलेबस शुरू होता है वो अध्याय नंबर 1 से शुरू होता है। अध्याय नंबर 1, इस स्लाइड को आप अच्छे से देख लीजिए। अध्याय टोटल कितने हैं? 17 है। अनुसूचियां कितनी हैं? 6। आप छक्के लगाने लग जाएंगे। और धारा तो आपको 3-4-4 ही पढ़नी है, तो 3-4-4 धाराएं आपको इस एक्ट में पढ़नी है। मैं भेद इसको आसान बना दूंगा, आप एक बार देखते रहिए। इसके बाद में देखिए, अगर अपन अध्याय याद करें तो अपन क्रम से याद कर लेते हैं। अध्याय नंबर 1, अध्याय फर्स्ट, अध्याय 1। किसी भी अधिनियम का जो अध्याय होता है, फर्स्ट अध्याय होता है, वो बेसिकली कुछ परिभाषाओं के बारे में बताता है। साथ ही साथ में वो ये बताता है कि ये कब से लागू होगा, इसका प्रसार कहाँ पर होगा, इसका शॉर्ट टाइटल क्या होगा। तो पहले अध्याय का नाम ही क्या होता है? प्रारंभिक होता है। और इसका भी नाम क्या है? प्रारंभिक ही है। तो आपको क्वेश्चन पूछे कि नगर पालिका अधिनियम 2009 के अध्याय नंबर 1 का टाइटल क्या, तो आप कहेंगे इसका टाइटल है प्रारंभिक है। इसमें धाराओं की संख्या 2, धारा संख्या 1 और धारा संख्या 2। बेसिकली ये सिलेबस में नहीं है, बेसिकली पहला अध्याय सिलेबस में नहीं है, पर फिर भी मान लेते हैं कि एग्जामिनर का ध्यान इस तरफ पड़े, पहला ही अध्याय है तो आपको थोड़ा सा देख लेना है। अध्याय नंबर 1 का नाम है प्रारंभिक, और इसमें धाराएं हैं, धारा संख्या 1 और धारा संख्या 2। इस पहली धारा में क्या लिखा होता है? बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि सर पहली धारा किससे संबंधित है? सिलेबस में नहीं है पहला अध्याय। मैं वापस बोलता हूं, धारा संख्या 1 में लिखा गया कि इस अधिनियम का शॉर्ट नाम क्या होगा। जो सिलेबस में लिखा गया है, शॉर्ट नाम क्या है इसका? नगर पालिका एक्ट 2009, इसका शॉर्ट नाम हो गया ये। दूसरा कह रहा कि इसका प्रसार कहां पर है? प्रसार, तो प्रसार देखिए, इस अधिनियम का पूरे राजस्थान में है, पर छावनी क्षेत्रों को छोड़कर। बेसिकली जो छावनी क्षेत्र होते हैं वो होम मिनिस्ट्री के अधीन आते हैं।
जहाँ पे सेनाएं रहती हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में सेनाएं रहती हैं कई जिलों में, तो छावनी क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राजस्थान में इसका प्रसार है। क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, नगरपालिका अधिनियम 2009 का प्रसार कहाँ पर नहीं है, फिर देगा ग्रामीण क्षेत्र में, फिर देगा शहरी क्षेत्र में, फिर देगा आदिवासी क्षेत्र में, फिर देगा छावनी क्षेत्र में, तो उत्तर इसका छावनी क्षेत्र हो जाएगा। तीसरा लिखा गया कि लागू कब से होगा। इसके लिए आपको डेट याद नहीं करनी है, क्योंकि ये लिखा गया कि ये लागू होगा जब राजस्थान सरकार अपने राजपत्र में इसको प्रकाशित करेगी, तब से क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा। एक डेट आपको और याद रखनी है, नगरपालिका अधिनियम 2009 है, इस पर राज्यपाल महोदय ने कब साइन किए, 11 सितंबर। ये डेट आप याद रखना, 11 सितंबर 2009। वैसे भी सितंबर 9वां मंथ ही होता है, 9वें नंबर का ही आता है, तो 11/9/2009 इस दिन राज्यपाल महोदय ने इस पर सिग्नेचर किए। और धारा 2 का जो संबंध है बेसिकली, उसमें परिभाषाएं लिखी गई हैं। वैसे भी 2 में क्या कहते हैं, क्या 2 क्या देना है, परिभाषाएं देनी है, तो 2 में किसका उल्लेख किया गया है, परिभाषाओं का। ये अपने सिलेबस में नहीं है, इस पर मैंने थोड़ी सी बात कर ली। अब अपन विस्तार से सारे के सारे अध्याय हैं उनको याद करते हैं कि आपको कैसे याद करना है। तो अध्याय नंबर 1 आपको समझ में आ गया कि प्रारंभिक से है, और इसमें धाराएं 2 हैं, धारा 1 और धारा 2 ही धारा है। धारा 1 में 3 बातें लिखी गई हैं कि इसका शॉर्ट नाम क्या होगा, तो शॉर्ट टाइटल आपको पता है नगरपालिका एक्ट 2009 होगा। इसका प्रसार कहां पर होगा, तो आपको पता है कि इसका जो प्रसार है वो पूरे राजस्थान में होगा, छावनी क्षेत्रों को छोड़कर। कब से लागू होगा, जब से राजस्थान सरकार इसको अपने राजपत्र में प्रकाशित कर दे। 2 में क्या, 2 परिभाषाएं, 2 परिभाषाएं आपको भी याद नहीं करनी क्योंकि सिलेबस का हिस्सा नहीं है। एक आपको याद करना है कि ये कब से लागू हुआ, तो ये 11 सितंबर 2009 से ये अधिनियम क्या कर दिया गया, इंप्लीमेंट कर दिया गया। राज्यपाल महोदय ने 11 सितंबर 2009 को इस पर क्या कर दिया, अध्याय 2। देखिए सारे के सारे राज्य कहेंगे कि हमें, सारे के सारे नगर पालिकाएं कहेंगी हमें नगरपालिकाओं का गठन करके दो। क्या देना है, नगरपालिकाओं का गठन। शुरुआत यहां से होती है, नगरपालिका गठन व शासन, नगरपालिका गठन व शासन। नगरपालिका गठन व शासन अध्याय नंबर 2 का नाम है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में कि नगरपालिकाओं का गठन व शासन कौन से अध्याय का नाम है, तो अध्याय नंबर 2 का है। 2 को ऐसे याद कर सकते हैं कि इधर 2 लिखा हुआ, तो 2 क्या, 2 नगरपालिकाओं का गठन करके दो हमें, क्या दो, नगरपालिकाओं का गठन, इतना याद रख लीजिए आप। तो नगरपालिकाओं का जो गठन है वो किस में लिखा गया है, अध्याय नंबर 2 में लिखा गया है। बात समझ में आ गई। इसमें जो धाराओं की संख्या है वो धारा 3 से लेके 2 तक हो गई थी, इसमें धाराओं की संख्या है वो है 3 से लेके 50 तक। धारा 3 से 50 तक की धारा यहाँ पे लिखी गई है। बात समझ में आ गई। इसका मतलब अध्याय 2 में किसके बारे में बताया गया है, नगरपालिकाओं का गठन और शासन के बारे में बताया गया है, और इसमें धाराओं की संख्या है वो 3 से लगाकर 50। काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं। ये अध्याय 2 है। अब बात करते हैं अध्याय नंबर 3 की। जब नगरपालिकाओं का गठन हो गया तो नगरपालिकाएं क्या करेंगी, अब कार्य करेंगी। तो नंबर 3 का जो अध्याय है वहां पे लिखा गया है कि किस प्रकार से कार्य का संचालन होगा और कैसे वार्ड समितियां बनेंगी। तो अध्याय नंबर 3 में क्या लिखा गया है, अध्याय 3 बेसिकली अध्याय 3 में ये लिखा गया है, क्योंकि 2 में क्या कर दिया आपने, नगरपालिकाओं का गठन कर दिया, तो अध्याय 3 में क्या करेंगे, अब अध्याय 3 में करेंगे आप कार्य। तो कार्य संचालन व वार्ड समितियां, वार्ड समितियां, कार्य संचालन वार्ड समितियां अध्याय 3 में आपने कहां तक छोड़ा था, 50 तक छोड़ा था। अब धारा 51 से शुरू हो जाएगी, 51 से 66 तक, तो 51 से 66 तक आपको याद करना है। कोई स्टूडेंट ये कहे कि सर ये वाला याद करना है क्या धारा, ये मस्ट नहीं है याद करना, याद हो तो ठीक है, अदरवाइज आपको ये टाइटल जरूर याद करना, कार्य संचालन और वार्ड समितियां, ये जरूर याद करना कि अध्याय 3 में लिखा गया है। इसके बाद में आपको याद करना 4 को मैं ऐसे याद कराता हूं आपको। इधर लिखा गया अध्याय 4, अध्याय 4, और 4 को आप ऐसे लिख लो त्यार। कोई चीज
चार हो या कोई चीज क्या हो, तैयार हो, तैयार और चार एक ही बात है। हमेशा क्या तैयार होना चाहिए, क्या तैयार होना चाहिए, संपत्ति तैयार होनी चाहिए। अर्थात जो संपत्ति का उल्लेख किया गया है वो कहां पे लिखा गया है, चार में लिखा गया है। तो यहां पे याद करना नगर पालिका की संपत्ति, नगर पालिका संपत्ति। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में कि नगर पालिका संपत्ति कहां पे लिखा गया है, नगर पालिका संपत्ति, क्या बताएंगे, चार में लिखा गया है। क्या चार होना चाहिए, नगर पालिका की संपत्ति चार होनी चाहिए। कहां से कहां तक है, 66 तक छोड़ दिया तो धारा 67 से लेके और 75 तक की धाराएं यहाँ पे लिखी गई हैं। नगर पालिका की संपत्ति क्या होनी चाहिए, चार होनी चाहिए। अब तैयार करते हैं पांचवा अध्याय, अध्याय नंबर 5। अब देखिए, जैसे अपने घर में जहां पे अपन पैसे रखते हैं उसको क्या बोलते हैं, तिजोरी बोलते हैं, जहां पे पैसे रखे जाते हैं, या उसको निधि बोलते हैं जहां पे आपका फंड रखा होता है। अपने फंड को कोई हाथ लगाए तो अपन थप्पड़ मारते हैं। इसका मतलब 5 वाली थप्पड़ कब पड़ेगी, जब आपकी कोई निधि को छेड़ेगा, आपके फंड को कोई हाथ लगाएगा। तो नगर पालिका की निधि, नगर पालिका निधि, आप निधि विधि याद कर सकते हैं। ये किस में लिखी गई है, ये अध्याय नंबर 5 में लिखी गई है। क्या लिखा गया है, नगर पालिका की निधि। और ये 76 हो गया, 76 से लेकर 89 तक की धाराओं में है, 76 to 89 क्या लिखा गया है, नगर पालिका की निधि। बात समझ में आ गई। अब थोड़ा विजुलाइज करते हैं। 5 तक अध्याय आपके याद हो गए होंगे, 5 तक अध्याय याद हो गए, तो अब थोड़ा विजुलाइज करते हैं। वापस बताइए, एक में क्या है, हमेशा प्रारंभिक होता है, बेसिक बात होती है एक में। 2 में क्या करके देना है, नगर पालिकाओं का गठन करके देना है। 3 में वो क्या करेंगे, कार्य करेंगे, तो कार्य संचालन 3 में लिखा गया है। 4 क्या 4 होना चाहिए आपका, संपत्ति हमेशा तैयार होनी चाहिए। 5 की थप्पड़ कब पड़ती है आपको, जब आपकी निधि के कोई हाथ लगाता है। अब देखिए, छोटे बच्चे के पास जितने सारे पैसे आप दे दोगे वो जेब में डाल के रखेगा, और बाय द वे बच्चे की जेब में पैसे हैं तो बार बार उसका क्या करता रहता है, वो जेब से निकाल कर पैसे देखता रहता है कि जेब में पैसे पड़े कि नहीं पड़े। अगर आपके पास प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, तो आप बार बार उसको ऑडिट करते रहते हो, बच्चा देखता रहता है, लेखा परीक्षा करता रहता है। तो जो अध्याय 6 है वो लेखा परीक्षा के बारे में है, किस प्रकार से ऑडिट की जाएगी। बात समझ में आ गई। तो अध्याय 6 का संबंध किससे है, अध्याय 6 मैं वापस याद कराता हूं। 5 में क्या था, 5 के आपको थप्पड़ पड़ेगी, इसका मतलब निधि के बारे में है, फंड के बारे में है। 6 में आप उसकी ऑडिट करेंगे बार बार पैसे की, इसका मतलब जो लेखा परीक्षा है, लेखा परीक्षण, लेखा अकाउंटिंग कैसे मैनेज की जाएगी, लेखा परीक्षा, वो किस में लिखी गई है, वो 6 में लिखी गई है। छोड़ा कहां तक था, 89 तक छोड़ा था, तो 90 से पूरा इधर शतक लग जाएगा, 100, 90 से 100 तक की आपको धाराएं इसमें याद करनी है। ये लेखा परीक्षा में 7 को 7 से याद कर सकते हैं। इधर अध्याय लिखते हैं 7 को ऐसे भी लिख सकते हैं 7। इसका मतलब आपको क्या साथ होना चाहिए, आपके राजस्व हमेशा आपके साथ होना चाहिए, और तैयार क्या होना चाहिए, आपकी संपत्ति होनी चाहिए। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछे, नगर पालिका अधिनियम 2009 के अध्याय 7 का संबंध किससे है, तो आप कहेंगे सर 7 का संबंध है वो राजस्व से है, रेवेन्यू संबंधित है। क्योंकि साथ में क्या होना चाहिए, राजस्व होना चाहिए। 2-3 फ्रेंड अगर घूमने भी जाते हैं तो क्या बात करते हैं, अरे जेब में कुछ खर्चा पानी है क्या, मतलब आपके जेब में राजस्व साथ लेके आए हो क्या। तो राजस्व हमेशा क्या चलेगा, साथ में चलेगा। राजस्व आपको हमेशा क्या रखना है, साथ रखना है। और ये 100 तक हो गया, 101 से लेके 140 तक लिखा गया है। 101 से 140 तक की धाराओं में क्या लिखा गया है, नगर पालिका का राजस्व लिखा गया है। मैं वापस याद कराता हूं, 2 में क्या था, क्या करके देना है, नगर पालिकाओं का आपको क्या करके देना, गठन करके देना है, ठीक है। 3 में क्या करेंगी नगर पालिकाएं, कार्य करेंगी। तो कार्य संचालन किसमें लिखा गया है, अध्याय 3 में लिखा गया है। 4 क्या रखना आपको, संपत्ति 4 रखनी है। निधि कहां पे लिखी गई है, 5 में लिखी गई है। 6 में क्या लिखा गया है, ऑब्वियस ही बात है कि आप उसकी ऑडिट करेंगे। 7 में क्या करना है, 7 में साथ आपको राजस्व रखना है। फिर मजे की बात है 8 को आप ऐसे याद करें, अध्याय 8 को उधार। वैसे भी आजकल उधार लेने वालों के ठाठ हो रखे हैं, तो 8 में क्या है, ठाठ है, एक बार पैसे लेते हैं फिर फ्लाइट से विदेश
उधार लेने वालों के मजे हैं। तो ठाठ किसके हैं? उधार वालों के। आपको पूछे कि नगर पालिका का उधार किस अध्याय में लिखा गया है? किसमें? 8 में। 40 तक हो गया था तो 141 से फिर पूरी जमारी करनी है उधार देकर 151 की। इसका मतलब नगर पालिका का उधार कहां पे लिखा गया है? नगर पालिका का उधार धारा 8 में लिखा गया है। 141 से लेकर 151 तक इसकी डिटेल लिखी गई है। बात समझ में आ गई? रिकॉल करते हैं, एक में क्या? अब आप मुझे बताएं, याद कराते हैं आपको। वापस से लिखते हैं, इधर देखिए, 1, आप बोलिए साथ में, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इतना भी याद किया है। एक में क्या लिखा गया था? इधर देखिए, एक में क्या है? प्रारंभिक है, प्रारंभिक। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है नगर पालिकाओं के प्रारंभिक के बारे में है और धारा इसमें 2 का ही उल्लेख है। यहाँ पे कि नगर पालिकाओं का किस प्रकार से क्या करना, आपको गठन करना है। यहाँ पे नगर पालिकाएं क्या करेंगी? कार्य करेंगी, कार्य। 4 में क्या रहना चाहिए? आपकी संपत्ति 4 होनी चाहिए हमेशा। थप्पड़ कब पड़ती है? जब आपकी कोई निधि को हाथ लगाता है। आपके पास निधि है तो बार बार उसकी क्या करते रहते हैं आप? ऑडिट, लेखा परीक्षा, लेखा परीक्षा। आप हमेशा साथ में क्या रखते हैं? राजस्व रखते हैं। और ठाठ किसके होते हैं? उधार लेने वालों के ठाठ होते हैं। ये वाली क्लास के बाद अगर आपके 17 के 17 चैप्टर याद होते हैं, पहली बात तो कॉन्फिडेंस तो आएगा ही कि ये आसान है। दूसरा, आपके ये फायदा और होगा कि यहाँ से 2, 3, 4 क्वेश्चन तक निकल सकते हैं। आपको मिलान करवाने वाला क्वेश्चन देगा। एक साइड में आपसे पूछा जाएगा कि किस प्रकार नगर पालिकाओं का गठन व शासन किस अध्याय में लिखा गया है। उधार से संबंधित नगर पालिका का कौन सा अध्याय है। नगर पालिका निधि से संबंधित कौन सा अध्याय, आपको याद करना है। इसके बाद में याद करते हैं अपन नो का, 9 का। नो को मैं ऐसे याद कराता हूं, नो या फिर नो। बात तो है कि इसका मतलब होता नहीं, नहीं। इसको कैसे याद करते हैं? यूटिलाइज करते हैं। अपने जनरली जो अपने एक ट्रेंड चल रहा होता है, वो चल रहा होता है केवल और केवल सरकारी नौकरी का। आपको कोई कहे कि आप कुछ ऐसा काम कर लो जो कॉमर्स से संबंधित हो, वाणिज्य से संबंधित हो, व्यापार संबंधित हो, आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं, सरकारी नौकरी चाहिए। तो नो वाला जो अध्याय संबंधित है वाणिज्यिक परियोजनाओं से। कॉमर्शियल जो प्रोजेक्ट होते हैं, निजी क्षेत्र की सहभागिता होती है, किस प्रकार से नगर पालिकाओं में वाणिज्यिक प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे, किस प्रकार से नगर पालिकाएं पब्लिक पार्टिसिपेशन करेंगी, निजी क्षेत्र से किस प्रकार से भागीदारी करेंगी, पर अभी उसमें नहीं घुसना है। नो में क्या लिखा? वाणिज्यिक परियोजनाएं, वाणिज्यिक परियोजनाएं। याद रह जाएगा क्या? नो में क्या लिखा गया है? वाणिज्यिक परियोजनाएं। तो आपको नो से क्या करना है? केवल सरकारी नौकरी चाहिए तो वाणिज्यिक प्रोजेक्ट लगाएंगे क्या अपन? कॉमर्शियल प्रोजेक्ट लगाएंगे? कॉमर्स लेंगे? नहीं। या ऐसा भी याद कर सकते हैं, जैसे ही बच्चा 10th पास करता है उसके बाद 11th में आता है, घर वाले पूछते हैं क्या लेना है? साइंस लेना है। या थोड़ा सा कमजोर होता है, वो कहेगा सर आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है। नो, कॉमर्स तो हम लेंगे नहीं, ये कॉमर्शियल ही है, वाणिज्यिक परियोजनाएं ही है, तो ये लेंगे ना। तो इसका मतलब नो का संबंध किससे है? वाणिज्यिक परियोजनाओं से नो का संबंध है। बात समझ में आ गई? अब बात करते हैं 10 की। इसका नाम है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास, देखिए आर्थिक विकास आजकल अपन कहते हैं ना कि ये है भी छोटा है, 151 तक हो गया था, 152 से लगाकर और 155 तक की धाराएं यहाँ पे लिखी गई है। केवल 3-4 धाराएं से संबंधित है और ये सिलेबस में भी नहीं है। अभी लास्ट में अपन देखेंगे कौन सा सिलेबस में पढ़ना, कौन सा सिलेबस में नहीं पढ़ना। अभी अगले 5-10 मिनट में आपके सारे अध्याय तो याद हो जाए। बात है आर्थिक विकास की। आजकल कहते हैं कि बिना 10 रुपए के कोई विकास नहीं होता है। एक छोटी से छोटी दूध का पैकेट भी 10 रुपए में आता है, तो 10 का संबंध किससे? अपने आर्थिक विकास के। कम से कम कितने का नोट चाहिए आर्थिक विकास करने के लिए? 10 का नोट चाहिए। ये स्टूपिड तरीका है, पर अब और तो इसमें क्या लगा सकते हैं? 10 का मतलब आर्थिक विकास है। बात समझ में आ गई? अब बात करते हैं नगरीय विकास और नगरीय योजनाओं से। अध्याय 11। देखिए 11 को ऐसे समझते हैं, नगरीय विकास। अध्याय 11 किस संबंधित है? नगरीय विकास से। इसको कैसे याद करते हैं? देखिए, आप जैसे नगरों में जाएंगे, बड़े बड़े नगरों में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपको दिखेंगी, और ये बड़ी वाली बिल्डिंग क्या बन रहा है? 11 बन रहा है। तो नगरों से संबंधित क्या है? नगरीय विकास संबंधित कौन सा अध्याय हो गया? नगरीय विकास संबंधित अध्याय
11 हो गया। 156 से लेके 158 तक की आर्थिक विकास है। 156 से 158 तक क्या है ये आप नहीं याद करें, मैं भी बोल रहा हूँ, क्योंकि इतना सारा आप रिमेंबर करना एक बार के लिए थोड़ा हार्ड हो जाएगा। इतना याद नहीं होता तो भी तनाव लेने की जरूरत नहीं है। आर्थिक विकास से संबंधित 10वां अध्याय है, याद करना है, मैं भी करवा दूंगा आपको कंप्लीट याद। 156 से लेके 158 तक है। और नगरीय जो विकास है, नगरीय विकास, नगरों में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी होती है, ये देखिए बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी है, इसका मतलब नगरीय विकास संबंधित कौन सा अध्याय है? नगरीय विकास संबंधित अध्याय 11 है। 159 से लेके 199 तक की धाराएं यहाँ पे लिखी गई हैं, 159 से 199। अब बात करते हैं 12 की। 11 तक याद हो गए, 9 में क्या बताओ जरा, चलो आपसे पूछते हैं। 8 तक कर लिया था, 9, 10 और 11 तीनों बताएं क्या है। 9 में क्या लिखा गया है? 9 में लिखा गया है कॉमर्स लेनी है, नहीं तो कॉमर्शियल प्रोजेक्ट के बारे में किस में लिखा गया है? 9 में लिखा गया है। 10 में बिना 10 रुपए के नोट के आज कोई आर्थिक विकास नहीं होता, तो आर्थिक विकास किस में लिखा गया है? 10 में। 11 में क्या लिखा गया है? नगरीय विकास के बारे में लिखा गया है। तो आपको अगर नगरों का विकास करना है, नगर विकास करना है, वो 11 में लिखा गया है। देखिए अब ये 12 वाला थोड़ा सा है भी इंटरेस्टिंग, और ये राजस्थान के बच्चों के, कुछ बच्चों के लिए तो ठीक है पर कुछ बच्चों के लिए हार्ड है। कैसे हार्ड है? देखो 12 को ऐसे लिखते 12 है, ठीक है। इसको या तो ऐसे याद कर सकते हैं, मारवाड़ी में क्या होता है कि वो बार गाल रहा है, इसका मतलब ये है कि बार गालने का मतलब होता है कि बारहवें में बार कब गालता है? जब व्यक्ति के पास क्या हो, अगले के पास में शक्ति हो, पावर हो। तो नगर पालिका की जो शक्ति है, पावर्स है, नगर पालिका की शक्ति और इवन अपराध भी, वो किस में लिखा गया है? नगर पालिका की शक्ति और अपराध 12 में लिखा गया है। एक तरीका और है इसको याद करने का, 12वें को ऐसे याद कर सकते हैं कि कोई अगर अपराध करके किसी का मर्डर कर दे तो इसका मतलब उसका 12वां होना तो तय हो ही जाता है। इसका मतलब 12वां जो अध्याय है, 12वां जो अध्याय किस संबंधित है? ये अपराध से संबंधित है, अपराध शक्ति से ही होता है। तो 12 का मतलब 12वां कब हो जाता है? जब आप कोई अपराध करके किसी का मर्डर कर देते हो, ऑब्वियस सी बात है, तब उसका क्या हो जाता है? 12वां हो जाता है। अब बात करते हैं 13 पे। तो 12वां किस संबंधित हो गया? नगर पालिका की शक्तियां और अपराध। ये 200 से लेकर 297 तक की धाराएं लिखी गई है, थोड़ा सा लंबा है, लिखते हैं इसको 12 को, 12 को। जैसे ही क्लास पूरी होगी आप एक सांस में सारी अध्याय आप मुझे बता दोगे। अध्याय 12 में नगर पालिका शक्ति व अपराध ये लिखा गया है 200 से लेके 297 तक। ये किस में लिखा गया है? 12 में लिखा गया है। और 12वां कब होएगा? जब कोई अपराध कर दे, या अपराध हमेशा किससे होएगा? शक्ति के साथ में होएगा। अब बात करते हैं अध्याय नंबर 13 की, अध्याय 13 की। देखिए 13 को क्या लिखेंगे? 13, और 13 के साथ में हमेशा मेरा जुड़ा होता है, तेरा मेरा। जब भी कोई व्यक्ति का तेरा मेरा को लेकर विवाद हो जाता है, जब भी दो के बीच में तेरे मेरे को लेकर विवाद हो जाता है, तो फिर सच में विवाद हो जाता है। और वो किस में लिखा गया है? 13 में लिखा गया है। तो इसमें लिखा गया है किस प्रकार से वाद विवाद। 13 में क्या लिखा गया है? वाद और अभियोजन। अभियोजन का मतलब होता है किसी पे मुकदमा चलाना, और कोर्ट में जाते हैं जब मुकदमा चलता है तो वहां पे तेरा मेरा ही होता है। तो वाद या अभियोजन, अभियोजन किस में लिखा गया है? 13 में लिखा गया है, वाद अभियोजन। ये समझ में आ जाएगा क्या? 13 में वाद और अभियोजन के बारे में लिखा गया है। तेरा मेरा याद करना, तेरा मेरा किस में लिखा गया है? 13 में लिखा गया है, वाद अभियोजन। छोटा सा अध्याय है, 297 तक हो गया। 298 से लेकर 308 तक की धाराएं हैं, 298 से लेकर और 308 तक की धाराएं यहाँ पे लिखी गई है। ये हो गया 13 तक। अब बात करते हैं 14 की। 14 के बाद में 9 से 14 तक रिवीजन करेंगे। 14 देखिए 14 भारत के संविधान में ये लिखा गया है 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक की बच्चों को शिक्षा देना उनके माता पिता का क्या होगा? कर्तव्य होगा। इसका मतलब 14 के बाद में सारे बच्चे कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। 14 साल के बाद में 14 में क्या लिखा गया है? नियंत्रण लिखा गया है। क्या लिखा गया है? नियंत्रण। तो आपसे ये पूछे परीक्षा में एग्जामिनर अध्याय 14, अध्याय 14 का संबंध किससे है? तो आप कहना अध्याय 14 का संबंध कंट्रोल से है।
नियंत्रण से है। और ये 309 से लेके और 327 तक की धाराओं में लिखा गया है। याद रहेगा कैसे? 14 में क्या लिखा गया है? कंट्रोल लिखा गया है। अब आप बताएंगे फटाफट, वापस से रिवीजन। 1 2 3 4 5। मैं वापस स्ट्रेस दे रहा हूं इस बात पर, इनको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनेगा और याद हो जाएगा तो आपको एक तो ये बर्डन हट जाएगा कि सर कौन सा सिलेबस में है कौन सा नहीं है। साथ में 2 3 4 क्वेश्चन तक यहां से बन सकते हैं। 6 7 8 9 10 11। अभी एक बार देखते हैं। 1 में क्या लिखा गया है बताओ? प्रारंभिक। 2 में क्या है? नगर पालिकाएं। 3 में कार्य करेंगी। 4 क्या होना चाहिए? हमेशा संपत्ति होना चाहिए। 5 निधि का हाथ लगाएंगे तब थप्पड़ लगेगी। 6 में उनका ऑडिट करना है। 7 में आपके पास राजस्व होना चाहिए। 8 में क्या होना चाहिए? किसके ठाठ है? उधार लेने वालों के। 9 में कॉमर्स के बारे में। 10 के बिना आर्थिक विकास नहीं हो सकता। 11 में नगर का विकास करना है बड़े बड़े बिल्डिंग्स में। 12 में 12वां कब हो जाता है? जब कोई क्या कर दे? अपराध कर दे। और अपराध हमेशा किससे होता है? शक्ति से होता है। 13 मेरा कब होता है? जब कोई वाद ले आता है या अभियोजन कर दे। और 14 में क्या लिखा गया है? 14 में नियंत्रण लिखा गया है। 14 में कंट्रोल लिखा गया है, नियंत्रण। 1 2 3 मिनट की बात और है, उसके बाद में ये वाला अध्याय तो आपके सारे सारे क्या हो जाएंगे? लर्न हो जाएंगे। इसके बाद 15 आपसे संबंधित है। 15 आपसे संबंधित है। कैसे है? इसमें लिखा गया कर्मचारियों के बारे में। 1 5 पद 1 होता है, फॉर्म 5 भरे जाते हैं। अब ये मत कहना सर 5 नहीं 500 भरे जाते हैं, याद रखने के लिए कर सकते हैं। फॉर्म 1 वैकेंसी 1 होती है, फॉर्म 5 आ जाते हैं या 5 लाख आ जाते हैं। तो 1 5 में किसके बारे में है? कर्मचारियों के बारे में है। कर्मचारी। इसका मतलब ये है कि नगर पालिका में जो भी कर्मचारी है, कर्मचारी वृंद जो होते हैं, उनसे संबंधित बात है वो किस में लिखी गई है? 15 में लिखी गई है। 328 से लेकर 336 तक उल्लेख किया गया है धाराओं में। 328 से लेकर और 336 तक ये बताया गया है। 15 में किसके बारे में? कर्मचारियों के बारे में। अब बस थोड़ा सा बचा 16 में नियम उपनियम और विधियों के बारे में और 17 प्रकीर्णन के बारे में। तो 16 वाला तो यूं मान के चलिए कि नगर पालिका से संबंधित जो भी नियम है, विनियम है या उप विधियां हैं, ये 2 आसान ही है, 16 और 17। देखिए 17 का मतलब है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन इसका मतलब ये है कि जो कुछ बच गया वो सारा एक जगह आ जाएगा। 17 में अंतिम अध्याय मिक्स होता है, वहां जो जो बातें छूट गई वो सारी सारी यहाँ पे मिक्स कर देंगे। 16 किस संबंधित है? नियम या फिर उपनियम या उपविधियां। उपविधियां ये किस में लिखा गया है? 16 में लिखा गया है। 15 में किसके बारे में? कर्मचारी के बारे में। 16 में किसके बारे में? नियम उपनियम के बारे में। 337 से 341 तक लिखा गया है। फिर 342, 343 और 344 इस वाले अध्याय में है। याद हुआ या नहीं हुआ पहले मुझे ये बताओ। एक बार रिवीजन करते हैं वापस से सारा का सारा। अब आप मुझे बताएंगे, मैं केवल लिख रहा हूं, इस क्लास का ऑब्जेक्टिव मेरा केवल एक है, सारे के सारे अध्याय याद करा दूं। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर कौन से अध्याय सिलेबस में है, कौन से अध्याय सिलेबस में नहीं है। इसका मतलब अपन अब केवल अध्याय के नाम लिखेंगे और आप उसका टाइटल बताना कि सर हाँ ये सिलेबस में, ये सिलेबस में नहीं है। मैं लिखता हूं अध्याय नंबर 2। एक बार इधर देखना। अब सिलेबस में टोटल 17 चैप्टर है पढ़े। 17 में से जो सिलेबस में है और जो सिलेबस में नहीं है उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूं अध्याय नंबर 2, अध्याय नंबर 3, अध्याय नंबर 4। इनके बारे में बताओ। अध्याय नंबर 2 का टाइटल बताओ, अध्याय नंबर 3 का, अध्याय नंबर 4 का। टाइटल बताते चलो आप लोग। मैं आपसे ही उम्मीद कर रहा हूं कि अध्याय 2 में क्या लिखा हुआ, अध्याय 3 में क्या लिखा गया, अध्याय 4 में क्या लिखा गया है। बताओ किस संबंधित अध्याय 2? अध्याय 2 में बेसिकली लिखा गया है कि किस प्रकार से नगर पालिकाओं का क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा। बात समझ में आ गई? नगर पालिकाओं का गठन। अध्याय 3 किस संबंधित है? अध्याय 3 में बेसिकली कार्य संचालन वार्ड समितियों के बारे में लिखा गया है। अध्याय 4 किस संबंधित है? 4 क्या होना चाहिए? संपत्ति होनी चाहिए। फिर अध्याय 5 में क्या है? नगर पालिका की निधि के बारे में है। छठा अध्याय आपके सिलेबस में नहीं है, तो किस संबंधित है छठा अध्याय बताओ? अध्याय नंबर 6। यहाँ पे लिखता हूं मैं अध्याय 6 में आपको क्या करना था? आपके पास निधि है तो उसका ऑडिट और लेखा परीक्षण करना था। ये अपने सिलेबस का हिस्सा नहीं है।
इसके बाद में बात करते हैं अध्याय नंबर 7 की। 7 वाला सिलेबस में लिखा गया है, 7 वाला सिलेबस में लिखा गया है, तो 7वां सिलेबस में है। और 7वें में मैंने आपको क्या बताया था, 7वां किस संबंधित है, राजस्व से संबंधित है, रेवेन्यू से संबंधित है। इसके बाद में 11, 12, 13 और 14 बच गए, कौन से, अध्याय नंबर 1 बच गया जो सिलेबस में नहीं है, 6 आ गया, फिर इधर 8 आ गया, इधर 9 आ गया, इधर 10 आ गया, फिर इधर 15, 16 और 17। इसका मतलब अब गिनते देखिए, ये वाले सिलेबस में नहीं है, इतने अध्याय अपने सिलेबस में है जो अपन को पढ़ने हैं। अब हर कुछ लोगों ने हर कुछ ही पढ़ा रखा है, पर अब उसका तो क्या समाधान हो सकता है, पहले सिलेबस देख के पढ़ा दिया जाए तो थोड़ा ठीक रहता है। देखिए अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5, अध्याय 7, 11, 12, 13, 14। देखिए अध्याय गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसका मतलब अपने सिलेबस में 9 अध्याय हैं जो अपन को पढ़ना है, और टोटल अध्याय कितने थे, 17। इसका मतलब कितने बच गए, 8 जो अपने सिलेबस में नहीं है। ये 8 अध्याय, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 अध्याय अपने सिलेबस में नहीं है, इनको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गई। अब बताइए 2 में क्या है, जो सिलेबस में है कम से कम उनका टाइटल तो आपको याद होना चाहिए। अब मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ आपसे, का क्या करना है, नगर पालिकाओं का क्या करना है, ऑब्वियस ही बात है, नगर पालिकाओं का गठन और शासन के बारे में है। तो 2 में क्या है, क्या करके दो, गठन शासन करके दो। गठन कर दिया तो क्या क्या करना, कार्य करना है, कार्य संचालन करना है। 4 में क्या होना चाहिए आपके पास में, आपकी संपत्ति में ऐसा 4 होनी चाहिए। थप्पड़ कब पड़ेगी, जब आपकी निधि के कोई हाथ लगाएगा। 7 में क्या होना चाहिए आपके, 7 में राजस्व होना चाहिए, हमेशा राजस्व साथ लेके चलना चाहिए। 11 में क्या लिखा गया है, 11 में देखो बिल्डिंग्स खड़ी है, ये इसका मतलब क्या है, नगर विकास है। 12 में क्या है, 12 ओबीसी बात है, 12वां कब होता है, जब अपराध और शक्ति आ जाए। 13 मेरा कब होता है, जब वाद हो जाए और बच्चा 14 साल के बाद में नियंत्रण से बाहर निकल जाता है। तो ये लो मैंने याद करवा दिए, 14 में नियंत्रण लिखा गया है, 13 में वाद लिखा गया है, 12 में अपराध और शक्ति लिखा गया है, 11 में बिल्डिंग्स खड़ी है तो नगर विकास लिखा गया है, नगर विकास। 7 में हमेशा क्या लेना आपको, राजस्व लेना है। 5 में क्या आपके, 5 थप्पड़ कब पड़ेगी, निधि को जब कोई हाथ लगाएगा तब। 4 में क्या आपकी तैयार होनी चाहिए, संपत्ति। 3 में क्या लिखा गया, कार्य संचालन, कार्य संचालन। और 2 में क्या लिखा गया है, नगर पालिका गठन व शासन, नगर पालिका गठन व शासन। अब बताओ आपके याद हुआ या फिर नहीं हुआ है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा कि ये वाले अध्याय अपने सिलेबस में पढ़ने, जबकि आपको तो ये वाले अध्याय भी याद हो गए। 1 में क्या था, प्रारंभिक था, इसके बाद में 6 में ऑडिट के बारे में था, 8 में उधार के बारे में था, 9 में वाणिज्य के बारे में था, 10 में आर्थिक विकास के बारे में था, फिर इधर 15 आपसे कर्मचारियों संबंधित है, इधर 16 और 17, 16 में नियम उपनियम लिखे हुए थे, 17 प्रकीर्णन से संबंधित था। आपके तो वो भी याद हो गए, तो सिलेबस में नहीं लिखा गया है। इसका मतलब सारे के सारे अध्याय अपने याद किए हैं, कौन सा सिलेबस में है, कौन सा सिलेबस में नहीं है, कौन सा पढ़ना कौन सा नहीं पढ़ना है। साथ में आपको एक, आप अच्छा कमेंट करेंगे, मुझे मोटिवेशन फील होएगा, वो अब आप पे डिपेंड है। अगर लगता है कि बहुत अच्छा करवाया है, बहुत अच्छा समझ में आया, तो आप एक अच्छा कमेंट लिखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अब बात करते हैं, देखिए नगर पालिका वाले ईओ और आरओ की। अब बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में ये चल रहा है कि सर ईओ की तैयारी आरओ की करें, या बीआरएस की वैकेंसी आ रही है उसकी तैयारी करें, या इधर सीईटी की तैयारी करें। देखिए पद तो बहुत शानदार है, पद तो काफ़ी पावरफुल है। और मैं ये कहता हूँ कि जो नगर पालिका का जो क्षेत्र है, नगर पालिका का जो एरिया है, उस नगर पालिका के एरिया में सर्वे सर्वा आप नगर पालिका ईओ अधिशासी अधिकारी को आप मान सकते हो। प्रमोशन आपका एज ए कमिश्नर के रूप में होता है, आगे कमिश्नर आप बनते हैं। साथ में मैं बताऊं तो आरएएस में जो बीडीओ मान सकते हैं आप, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, उसके लगभग इक्विवेलेंट का पद है। एक बात और बताता हूं, नगर पालिका के एरियाज में ये अपने आप में सर्वे सर्वा है। ऐसा भी हो सकता है कि एसडीएम साहब नगर पालिका ईओ को कोई आदेश दें और वो अपनी मर्जी से कुछ करना चाहें, तो फिर वो कई बार आदेश की अवहेलना भी कर सकते हैं। अब सोच के देखिए, एसडीएम साहब के आदेश को भी बाईपास किया जा सकता है,
जनरली ऐसा होता नहीं है, पर मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये नगर पालिका ईओ का जो कार्य है वो अपने आप में सर्वे सर्वा है। तो देखिए मेरा तो अब एक ये भी हो जाएगा कि सर आप पढ़ा रहे हैं नगर पालिका ईओ, इसलिए आप इस पद को ये चाह रहे हैं कि सपोर्ट कर रहे हैं। आप अपने रेशनल से डिसीजन ले सकते हैं, वो जो आपको जो जॉब सूट करता है, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, जिसमें आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, उसकी तैयारी कीजिए। ऐसा नहीं है कि साहब आप इसी के पीछे पड़ जाए तो फिर आरएस कौन बनेगा, फिर पटवारी में नंबर किसका आएगा। सभी पोस्ट अलग अलग प्रकार से बनी होती हैं। आप अपनी ताकत जो उसको पहचान सकते हैं, क्योंकि समय वो बहुत लिमिटेड है और आपको बहुत सारे लोगों के ड्रीम्स सपने पूरे करने हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए उसके पीछे अभी लगना पड़ेगा आपको। इसलिए बिल्कुल मेरा ऐसा मानना नहीं है कि आप लोग इसी के पीछे पड़े। अगर आपको लगता है कि हाँ साहब ईओ आरओ का अच्छा पद है, हमें तैयारी कर लेनी चाहिए, तो आपका स्वागत है। नहीं कर रहे हैं तो फिर भी हम आपके साथ हैं। जो भी आप दूसरा भी सब्जेक्ट है तो उसको अच्छे से तैयार कीजिए, जिस भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। इवन मैंने खुद ने पॉलिटिक्स बहुत सारी क्लासेस पढ़ा रखी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिटेल से। और भी जो आपको लगता है कि नगर पालिका को लेकर बहुत अच्छा किसी ने करा रखा, तो आप ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ भी पढ़ सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कुल मिला के ऑब्जेक्टिव यही है कि आपका कैसे भी करके सिलेक्शन हो जाए और खूब आपको इसको लेकर मेहनत करनी है। इसके अलावा भी आप लोगों को कुछ लगता है कि साहब हमें कुछ बता देना चाहिए कुछ तैयारी के बारे में, तो आप लोग बेसिक कमेंट करके बता सकते हैं कि इसका आपको किस प्रकार से प्रिपरेशन आगे करना चाहिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है और आप खूब मेहनत कीजिए। ये अध्याय वाला बहुत बड़ा हेक्टिक था कि यार ये क्या करना क्या नहीं करना है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब शुरुआत में ये अपन ने पढ़ा तो उसमें मैंने आपको ये बताया था शुरुआत वाली क्लास में ही कि ये स्टूडेंट को लेकर बहुत एक कॉमन क्यूरीज हो रही है कि सर किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, किस प्रकार से तैयारी नहीं करनी चाहिए, सिलेबस में कौन सी चीज़ें, सिलेबस में कौन सी चीज़ें नहीं है, बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था। अब आपके साथ समझ में आ गया होगा कि नगर पालिका वाला जो मुद्दा है वो यहाँ से शुरू होता है आपके सिलेबस से। और सिलेबस में देखिए दो भाग मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, एक जीके वाला सेक्शन और एक नगर पालिका एक 2009 का सेक्शन। साथ में 3 योजनाएं 3 नियम लिखे गए हैं और साथ में 8 योजनाओं के बारे में डिटेल है। आप चाहेंगे तो 1 शॉर्ट वीडियो 8 योजनाओं के बारे में डिटेल से मैराथन क्लास और 3 नियमों के बारे में भी नगर पालिका एक्ट अपना चल ही रहा है। तो आप लोग ठीक से तैयारी कीजिए। जीके वाला सेक्शन अगर ठीक से आप तैयार कर रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आपका एक बेसिक पार्ट साथ में कवर हो ही रहा है। अगर ये वाला पार्ट कर रहे हैं तो बहुत सारी एग्जाम्स का दायरा आप क्लियर कर रहे हैं। इस वाले को थोड़ा सा आपको अलग टाइम देना है। चलिए आपको अगर लगता है तो कुछ इन योजनाओं को भी मैं डिटेल से 1 शॉर्ट वीडियो में ट्रिक के साथ आपको याद करवा दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। आप तैयारी करते रहिए अच्छे से।